भारत, जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, हजारों संस्कृतियां, इतने बड़े और डाइवर्स देश को चलाना, कितना मुश्किल होगा, है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ शासन चलता कैसे है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि भारत का वो अनोखा संवैधानिक ढांचा क्या है जो इस विशाल देश को एक साथ जोड़े रखता है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब इतने सारे राज्य, इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, इन सब के साथ ये कैसे पक्का किया जाए कि जो कानून बने वो सबके लिए काम करे। इसका जवाब असल में हमारे संविधान की शानदार बनावट में ही छिपा है। तो चलिए इसे खोजते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी बात से, नींव से। हमारा संविधान भारत को असल में डिफाइन कैसे करता है? संविधान का पहला ही आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि राज्य सिर्फ कुछ दोस्त नहीं हैं जो जब चाहें अलग हो जाएं। नहीं, वे एक परिवार की तरह हैं। एक ऐसा परिवार जो हमेशा के लिए एक साथ है और मिलकर एक देश बनाता है। जरा सोचिए, अगर हर कोई अपनी मर्जी से कानून बनाने लगे तो क्या होगा? पूरी तरह से केओस, है ना? बस यही सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे संविधान बनाने वालों के सामने, कि शक्तियों का बंटवारा, पावर शेयरिंग कैसे किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और देश एकदम स्मूथली चल सके। और इसी चुनौती का जवाब था शक्तियों का विभाजन। क्या शानदार आइडिया था ये! उन्होंने तय किया कि देखो, जो बड़े मुद्दे हैं जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, वो केंद्र सरकार देखेगी, और जो स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें राज्य की सरकारें बेहतर समझती हैं, वो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। लेकिन ये डिवीजन सिर्फ एक आइडिया नहीं था। इसे असलियत में लागू करने के लिए एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम बनाया गया। एक ऐसा सिस्टम जो आज भी भारतीय शासन का दिल है, और इसे हम कहते हैं 3 सूचियों की व्यवस्था। तो ये सिस्टम दिखता कैसा है? चलिए इसको एकदम साफ साफ समझते हैं। तो ये है वो पूरा ब्लूप्रिंट। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 लिस्ट्स हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें वो मामले आते हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले। तो जाहिर है इन पर कानून सिर्फ हमारी संसद बनाएगी। फिर आती है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेतीबाड़ी जैसे स्थानीय मामले हैं, तो इन पर कानून बनाने का हक राज्यों को दिया गया। और फिर आती है सबसे इंटरेस्टिंग समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो चलिए यूनियन लिस्ट को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये वो मुद्दे हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, और इनसे बने कानून पूरे भारत पर लागू होते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें लोकल लेवल पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जैसे पुलिस व्यवस्था या खेती। इन पर कानून बनाने की पावर राज्य की विधानसभाओं के पास होती है, और ये कानून सिर्फ उसी स्टेट की सीमाओं के अंदर लागू होते हैं। और अब द कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यहां आकर चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। जरा सोचिए, शिक्षा, शादी ब्याह, जंगल, ये ऐसे विषय हैं जो नेशनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट हैं और हर राज्य के लिए भी। इसीलिए इस लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की पावर दी गई है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो मन में आता ही है, खासतौर पर कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में। अगर केंद्र और राज्य दोनों के बनाए कानून में किसी बात पर असहमति हो जाए तो? मतलब अगर उनके कानून आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? हाँ, यही सवाल है। समवर्ती सूची पर अगर कोई यूनियन लॉ और स्टेट लॉ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें तो क्या होता है? किसकी चलेगी? इसका जवाब हमारे संविधान में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया गया है। अगर ऐसी टकराव की कोई भी स्थिति बनती है तो हमेशा केंद्र का कानून यानी यूनियन लॉ ही मान्य होगा, वो ही प्रिवेल करेगा। सीधी सी बात है, इस मामले में केंद्र की बात ही ऊपर रहेगी। और इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने फॉरवर्ड थिंकिंग थे। उन्होंने भविष्य के बारे में भी सोचा था। जरा सोचिए, जब संविधान बना तब कहाँ था इंटरनेट या साइबर क्राइम? तो उन्होंने एक रूल बनाया कि भविष्य में कोई भी ऐसा नया सब्जेक्ट आता है जो इन तीनों लिस्ट्स में कहीं नहीं है, तो उस पर कानून बनाने की पावर ऑटोमैटिकली संसद के पास चली जाएगी। है ना ब्रिलियंट? तो कानून कैसे बनता है, ये व्यवस्था तो हमने समझ ली, लेकिन ये सरकार की पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होती है? मतलब लॉ मेकिंग तो बस एक हिस्सा है ना? चलिए अब पूरी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, सरकार के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं,
और तीनों के काम एकदम साफ बटे हुए हैं। पहला, विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, इनका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इनका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये पक्का करती है कि कानूनों का पालन हो। तो सबसे पहले विधायिका यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच। इसमें कौन कौन आता है? सेंट्रल लेवल पर हमारी संसद और स्टेट लेवल पर राज्य की विधानसभाएं। और इनका प्राइमरी रोल, इनका मुख्य काम एक ही है, लोगों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से कानून बनाना। अब कानून बन तो गया, लेकिन उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? वो काम करती है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसमें आते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका काम है लेजिस्लेचर के बनाए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे अहम पिलर, न्यायपालिका, द जुडिशियरी। ये हमारे संविधान की गार्डियन है, उसकी रक्षक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी अदालतें ये देखती हैं कि जो भी कानून बन रहे हैं या लागू हो रहे हैं वो सब संविधान के दायरे में हों, और सबसे जरूरी, किसी के साथ अन्याय ना हो। और देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू किया था। संविधान का आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही एक लाइन, यही एक वाक्य उस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है, उसकी नींव है, जिसे हमने अभी अभी समझा है। ये सब सुनने में शायद बहुत थ्योरेटिकल या किताबी लगे, है ना? लेकिन एक पल के लिए रुक कर सोचिए, स्कूलों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, घरों में बिजली कैसे पहुंचती है, यहां तक कि शादी ब्याह के कानून, ये सब कुछ इसी डिवीजन ऑफ पावर से तय होता है। तो अगली बार जब भी किसी नए कानून के बारे में सुने, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितनी गहराई से अफेक्ट करता है, अक्सर उन तरीकों से जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता।